हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था सेक्शन सी, ओके, मार्वल का पेपर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का। आज अपने करेंगे सेक्शन डी। अब जैसे सेक्शन सी में बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर करना है नहीं करना, वो देखने लायक थे। आज अपने देखेंगे सेक्शन डी में कौन कौन से चैप्टर अपने कर सकते और कौन सा स्किप करूँ तो भी पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकते। आओ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन डी तुम्हारा आता है टोटल 24 मार्क्स का। उसमें से 3 मार्कर ईच क्वेश्चन होते हैं। अपने पास ऑप्शन होते हैं 12 क्वेश्चन के, उसमें से एनी 8 करने रहते हैं। डन। तो फर्स्ट वाला आएगा आपका पार्ट 1 से चैप्टर 1, फिर आता है चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3 के 2 क्वेश्चन रहेंगे और चैप्टर 4 का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब इनडायरेक्टली अपनी कोशिश यही रहती है कि पार्ट 1 के पूरे चैप्टर्स अपने कवर कर ले। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी, अगर पार्ट 1 आपका अच्छे से डन है तो उसमें कवर कर सकते हो। थोड़ा लिटिल बिट होता है कि चैप्टर 4 में ये लोग थियरी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना उसका। डन। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा ऑप्शन आता है पार्ट 2 का। इफ अगर आप चैप्टर 1 कर सकते हो तो ये आपके पास यहाँ भी 6 क्वेश्चन है और 3 यहाँ पे, तो आपके पास और ऑप्शन मिल सकते हैं। और अगर चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन रहते और एक चैप्टर 5 का रहता तो कुछ मिला के ऐसे आपके सेक्शन डी बनता है। अब आपको सोचना है कि आप कौन सा चैप्टर इजीली कर सकते हो, जो हमको यूजफुल लगे, यहाँ पे मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट मेरी मानो तो पार्ट 1 के जितने क्वेश्चन है 6 के 6 क्वेश्चन आएंगे बराबर। पार्ट 1 तो अपने को इतना अच्छे से अटेम्प्ट करना है कि सेक्शन डी में मोस्टली सम कवर हो जाएंगे। फिर लास्ट में 2 बचता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं अपने, 3 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ना हो तो फिर चैप्टर 2 भी कर सकते है। डन। आओ अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। तो सेक्शन डी का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ओके, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि कन्वर्ट करने का होता है चेन बेस को फिक्स बेस। किसमें? चेन बेस को फिक्स बेस में। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा जगह का शॉर्टेज था तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप लोग को पूरा फॉर्मूला वहां पे शो करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि करंट ईयर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन 100। अब जब यहां पर तो अपने को प्रीवियस ईयर का कुछ भी देके रखा है नहीं, तो पहली जो अपनी वैल्यू वही की वही पुट कर देंगे। यहाँ आएगा 110। ओके, ध्यान रखना है कुछ भी हो फर्स्ट वाले में जो वैल्यू वही की वही पुट करनी रहेगी। सेकेंड वाला देखते। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या है? बोले 112। प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस क्या था? 110 अपॉन में 100। डन। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। 123.2। अभी वाला देखते हैं। यहाँ पर है 109 या 123.2 अपॉन में 100। एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिसके अपॉन में 100 आता है, इसके लिए इजी रहता है याद करने को। उसका आएगा 134.29। भाई पॉइंट का जो 19-20 है वो ध्यान रखना, वरना अगर ये वाला स्टेप गलत हो गया तो ये सब तो पूरा टोटली गलत ही है, फिर वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ आ रहा है 108। प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस क्या था? बोले 134.29 और अपॉन में 100। $145.03। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ आ रहा है 105 मल्टीप्लाई 14.03 अपॉन 100। डन। 152.28 लिखो, 29 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का। 3 मार्कर है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मोस्टली ये पूछते हैं कि भाई कन्वर्ट करने का आएगा चेन ब्रेक्स को फिक्स में, ये सबसे फेवरेट में फेवरेट रहेगा इनका। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे 3 आइटम्स पहले इंक्रीज हो रही है वैल्यू और 2 आइटम है जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देखते हैं अब इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल प्राइसेस। तो फ्यूल प्राइसेस का देखो कितनी कितनी है, तो 3 है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स। ओके, या फिर वो भी लिखो तो भी चलेगा, A B C D और E। ऐसे मैंने 5 नाम दे दिए बराबर। फर्स्ट अब अपने को निकालना है इसमें इंडेक्स नंबर, दैट्स मीन्स I। कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। इंक्रीज हो रहा 50%, तो 100 प्लस 50
150, 90% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 प्लस 90 190, 100% 110% है तो 110, तो ये हो जाएगा 210। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 5, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 2, तो 100 माइनस 2 90। नेक्स्ट आता है अपना ड्यू, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर अपने निकालेंगे आई डब्ल्यू। यस, अब आई डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 5, 750। नेक्स्ट आ रहा है 190 मल्टीप्लाई 4, 630। ओके, और ये आएगा आपका 190, और ये है 98 1 जा 98। अब यहाँ पर होता है टोटल। यस, टोटल को लिखने का देखना रहेगा। इसका टोटल होगा सिग्मा आई डब्ल्यू, इसका टोटल होगा सिग्मा डब्ल्यू। 5 4 5 5 10, ये हो गया टोटल 15। अब इनका प्लस कर लेते हैं अपने। इसका प्लस आता है 2428। तो यहाँ पर लिखने का इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 2428 अपॉन 50। तो ये आ गया आपका 161.87। ये आपका क्या आया, इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे लास्ट में देखने का कि कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो वो अपने 5 मार्कर में लिखने का होता है, इसमें लिखने का होता है नहीं। तो ये अपनों ने अभी देखे 2 क्वेश्चन, एक था क्वेश्चन नंबर 40 और एक था 41। डन। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो चैप्टर नंबर 2 का रहेगा। डन। इसके अंदर अपने को बोला फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसका मतलब होता है आर। यस, अब आर के लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूले में एस एक्स और एस वाई चाहिए। अब एस एक्स तो है मेरे पास, बट एस वाई है नहीं, तो फर्स्ट अपने एस वाई निकालेंगे। एस वाई का फॉर्मूला होगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो 360 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एस वाई आ जाएगा √36, जो किसका स्क्वायर है, 6 का। डन है ना, ये अपनों ने 11th में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। अब आर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बाय वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ध्यान से देखना भाई, चैप्टर 2 के जो शॉर्ट सम्स होते हैं काफी गंदे होते हैं। ओके, समझने में बहुत टफ रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, तो कौन सा कब यूज करें उसका खास ध्यान रखना पड़ता है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। डन। अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है अपने पास कितना, बोले सर 72। एन कितना मेरे पास 10, एस एक्स कितना है 3, एस वाई कितना है 6, 72 अपॉन 180। देख लेते हैं 72 अपॉन 180 कितना होता है। ये आर की वैल्यू आपकी आई 0.4। सिंपल, बस इतना सा क्वेश्चन रहता है। अब जो फॉर्मूला बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन कब कहाँ पुट करना है उसमें दिक्कत रहती है, तो वो ध्यान रखेंगे खास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, अब ये चैप्टर नंबर 3 का है, 44 भी चैप्टर नंबर 3 का है। तो इसमें देखे रखा है एवरेज, देखे रखा है वेरिएंस, देखे रखा है कोवेरिएंस। तो मुझे पता कैसे चलेगा इसे चैप्टर 3 का है, क्योंकि चैप्टर 2 और 3 बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। पता कैसे चलेगा, तो देखो जब भी यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू बोले या फिर किसी की भी वैल्यू देके रखी हो, तो समझ जाने को चैप्टर नंबर 3 का है। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोले तो वो चैप्टर नंबर 2 का है, ध्यान रहे उस चीज का। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या देके रखा है, एवरेज है, मतलब ये है तुम्हारा एक्स बार, ये है तुम्हारा वाई बार, ये है वेरिएंस मतलब एस एक्स स्क्वायर, और y का है तो ये हो जाएगा एस वाई स्क्वायर। अब कोवेरिएंस मतलब COV XY। अब देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट वैल्यू के लिए पहले निकालना पड़ता है b, तो b का फॉर्मूला था COV XY अपॉन SX स्क्वायर। तो COV XY कितना है, बोले सर 400, SX स्क्वायर बोले 25। करते हैं, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब अपने यहाँ निकालेंगे a,
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना है तो देखिए रखा है सर 500, बी कितना है 16, एक्स बार कितना है 30। अब 16 3 कितना होता है 480, वैसे 48 होता है लेकिन यहाँ पे 0 इसके लिए 480, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 20, है ना। अब यहाँ पर अपने निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई कैप ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू अभी निकाली अपना सर 20, बी की वैल्यू 16 और फिर यहाँ पर क्या आ गया x, तो ये अपना बनता है y कैप इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें x की वैल्यू यहाँ पर बोला है 40, तो x इज इक्वल टू कितना 40 पुट करेंगे तो 20 प्लस 16x है, 16 के साथ मल्टीप्लाई किसका करेंगे 14 का, 16 4 जा 64, तो ये टोटल आता है आपकी 660। क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन शॉर्ट सम्स में। एक और है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब भाई यहाँ पे ध्यान देना, डिटर्मिनेशन है, चैप्टर 2 में आता है कोएफिशिएंट, बराबर। तब क्या करेंगे, तो कोई डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर। क्या होता है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो चैप्टर नंबर 3 के आई थिंक जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, एक तो इधर आ गया और एक मैं भी यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो y कैप देके रखा है 11 प्लस 3x, तो इससे इजी पता चलता है कि b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 3। अब sx और sy रेशियो में है तो ये दोनों को अपॉन में लिखूंगा तो हो जाएगा 3/10। फॉर्मूला है b का r मल्टीप्लाई sy अपॉन sx। अब ध्यान रखना sy ऊपर आता है, यहाँ पर sx है तो वो रेसिप्रोकल होगा। r की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू मेरे पास है 3, sy है मेरे पास 10 और ये आ जाएगा 3 नीचे। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई 10, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो r की वैल्यू 9/10 करे तो आती है 0.9। बट सर हमें तो r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर मतलब 0.9 का स्क्वायर 0.81। ये था तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब चैप्टर थोड़ा इधर से यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर निकालना है तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.80, थोड़ा वहां पे शायद क्लियर आ नहीं रहा होगा इसलिए। तो यहाँ पे आपके चैप्टर 2 के भी सम्स हो गए, 3 के जो मेन 2 फॉर्मूले उसके दोनों के बेस के ऊपर यहाँ पर सम आ चुके। डन। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलो तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। उसमें बोला गया है कि 3 मेरिट्स ऑफ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ टाइम सीरीज। वन ऑफ द इजीएस्ट थियरी है टाइम सीरीज वाले चैप्टर में। ओके, एक मेरिट लिमिटेशन ग्राफिकल की देख लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट थियरी कुछ है तो है कंपोनेंट्स, उसको खास अच्छे से याद रख लेना। ओके, आने वाले क्वेश्चन में वो मिलेगा और मिलेगा। अभी यहाँ पे लिखा है कि 3 मेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले आती है दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब आपको ग्राफ ही बनाना है तो भाई वो तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशन होगी नहीं, तो एक वाला भी आ जाता है कि भाई दिस ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फॉर्मूला। 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ, दिस मेथड इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और दूसरा क्या हुआ, दिस मेथड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन। और थर्ड है दिस मेथड कैन बी यूज इवन इफ द ट्रेंड इज नॉट लीनियर। मोस्ट आईएमपी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है वो ये है कि इस मेथड को अपने यूज कर सकते हैं जब ट्रेंड लीनियर ना हो तो भी अपने इसको यूज कर सकते हैं। तो 3 बताई मैंने। सबसे पहले इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, दूसरा बताया आपने कि जब ट्रेंड लीनियर ना हो तब भी इसे यूज कर सकते हैं, और तीसरा जो मैंने बताया कि भाई कोई भी प्रकार का आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन की नीड पड़ती नहीं। 46 क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 2 का, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो ये आपको पेज नंबर 3 पे पार्ट 2 के स्टैटिस्टिक्स के पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा। सबसे ऊपर पे छोटी छोटी 3 है, बराबर, उसको आप देख लीजिए अच्छे से। देन अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। इफ एनी केस, अगर आपको 46 नंबर की थियरी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बता देना, आने वाले वीडियो में पहले वो समझा देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पी बी देके रखा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी देके रखा है। इसमें पी ए फाइंड करना है और पी
ए डैश यूनियन बी डैश, दो जगह पर तुम्हारे डैश और यूनियन है। तो पहले निकाल लेते हैं अपने पी ऑफ ए। तो फर्स्ट यहां से ही उठाएंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी है 1/2। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक आएगा ए डैश और एक रहेगा बी। अब आपको बोला नहीं है कि कौन सा, इसके लिए अपने को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ही समझने का रहता है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं इसका फॉर्मूला फाइंड करना। ए डैश मेरे पास है नहीं, पी बी कितना है बोले 3/5 और ये क्या है 1/2। अब अगर इससे सीधा सीधा ए डैश निकलेगा मेरा 1/2, 5 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। ये मुझे मिला ए डैश, क्या मिला ए डैश। अब इसके ऊपर से पी ए निकाल देंगे 1 माइनस ए डैश, तो कितना हो जाएगा 5 6 1 जा 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1/6। अब ये ए मिल गया जो अपने को चाहिए था। अब ये फाइंड करने के लिए अपने को चाहिए ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे वो देख लो, मतलब पी ए मल्टीप्लाई पी बी करना है और कुछ नहीं। तो सब पी ए कितना है, पी अभी निकाला 1/6, पी बी कितना है तो बोले सर 3/5, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 1/10। सब निकल गया। अब ये क्यों निकाला, ध्यान रखना कभी भी फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, पहले लिख लेता हूं। जब दोनों पे डैश हो और यूनियन हो तो इंटरसेक्शन माइनस करने का, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन माइनस करने का, बस ये तरीका होता है याद रखने का। 1 माइनस 1/10 है, 10 1 सा 10, 10 माइनस 1/10 तो ये आया आपका 9/10। क्लियर, ओके है ना। देखो प्रोबेबिलिटी के 3 मार्कर के जो भी क्वेश्चन रहेंगे काफी इजी रहेंगे, है ना। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ऐसा माना भी जाता है कि टफ चैप्टर है, बट तो अगर फॉर्मूले बेस आ रहे हैं तो काफी इजी है। अब ये वाला देखते हैं, अब इसमें करना क्या है वो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज आइदर सिंगल डिजिट, और क्या लिखा है परफेक्ट। अब जब भी और आ जाए क्वेश्चन में तो आपको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। अब आप लोग बोलोगे सर यूनियन के लिए ए चाहिए बी चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए, तो है नहीं हमारे पास, तो चलो ढूंढते हैं। 1 नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100। अब एक सिलेक्ट करना है 1 to 100 से, तो 1 2 3 से लेके कितना तक आ गया 100, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100। अब और के पहले क्या है और के बाद क्या है, और के पहले है तो a और के बाद है तो b, तो और के पहले क्या है सिंगल डिजिट नंबर इज इवेंट ए। अब सिंगल डिजिट नंबर क्या है वो देख लो, तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने नंबर मिले 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो बोले सर m/n 9/100, ये a मिला। अब सेकंड वाला क्या है, मैंने बोला और के पहले a और के बाद है वो b, तो और के बाद क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहां लिख देते हैं अब परफेक्ट स्क्वायर इज इवेंट बी। अब परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों ने स्क्वायर वाले नंबर पढ़े हुए वही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर 16 25 36 49 64 81 और 100। अब 100 तक है, इसके लिए वहीं तक गए, बाकी और भी जा सकते थे। तो ऐसे कितने डिजिट मिले 10, तो पी भी आ गया आपका m/n वही 10/100। अब यहाँ कैंसिलेशन करने की गलती मत करना, क्योंकि सबके अपॉन में एक जैसा डिनोमिनेटर रहेगा तो सम करने में बड़ा इजी रहता है। तो a निकाल दिया b निकाल दिया, अब a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोले सर 1, बोले सर 4 और यहाँ पे 9। ओके, लिखेंगे क्या, इवेंट नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना। पहले लिखेंगे अपने क्या सिंगल डिजिट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 1 4 और 9 मतलब 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b 3/10। ओके, तीनों तीन चीजें मिल गई, a भी मिल गया b भी मिल गया इंटरसेक्शन भी मिल गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb माइनस a इंटरसेक्शन b। सॉरी यहाँ पे 100 रहेगा। a कितना है मेरे पास
तो बोले सर 9/100। बी कितना है, तो बोले सर 10/100। सी कितना है, तो बोले 3/100। 10 और 9 हो जाता है 19। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 19 - 3/100, 16/100। अब ये कैंसिलेशन कर देने का, बोले सर 4 4 है 25 हो गया। फाइनल आंसर इज 4/25। ओके, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम था तो कैलकुलेशन बड़ा इजी रहा था। इसके लिए यहाँ बोला था कि कैंसिलेशन करने का नहीं, जो डिनोमिनेटर है सेम ही रखना है। तो यहाँ तक थे आपके क्वेश्चन नंबर 48। प्रोबेबिलिटी के अपनों ने आज 3 क्वेश्चन देखे, उसमें से 2 सम्स थे और एक थियरी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 जो आप लोग का चैप्टर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका चैप्टर नंबर 2 का है। स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन है, देखते। मीन देके रखा है, मीन का मतलब होता है एनपी जो देके रखा है 2। यस, वेरिएंस जिसका मतलब है एनपीक्यू 6/5। देन तो इसके ऊपर से अपने को P2 की वैल्यू निकालनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब P भी चाहिए, Q भी चाहिए और N भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, आओ। तो सबसे पहले मीन देके रखा है और वेरिएंस देके रखा है, तो वेरिएंस में वैल्यू पुट करते हैं अपने, मतलब NPQ इज इक्वल टू 6/5। अब NP में से तो NP2 है, मतलब ले देके NP का मतलब क्या है अपने पास 2, तो उसको अपनों ने साइड में ले लिया। अब Q के साथ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं 6/10, मतलब Q की वैल्यू आप डायरेक्ट 0.6 लिख सकते हैं। अब अपने देखते हैं P की वैल्यू। P की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे भाई, NP अगर आपके पास 2 है, यस, तो N की वैल्यू पहले यहाँ से देख लेते हैं। P आ जाएगा आपका 1 - 0.6, तो कितना आ गया 0.4। डायरेक्ट आपकी P की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे NP में से N मेरे पास है नहीं, P मेरे पास है 0.4। अब मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 2 / 0.4, तो यहाँ पर N की वैल्यू आ गई 5। N भी मिल गया, Q भी मिल गया, P भी। P और Q एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बराबर, मतलब दोनों का टोटल 1 होता है। अगर P दे के रखा है तो उसको 1 में से माइनस करो तो Q निकलता है, और Q दे के रखा है तो उसको 1 में से माइनस करो तो P मिलता है। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की। तो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCX PX और QN - X। अब N क्या है मेरे पास, बोले सर 5। X की वैल्यू यहाँ पे 2 की निकाली, इसके लिए यहाँ लिखेंगे अपने 2। P की वैल्यू तो बोले 0.4 की पावर सर कितनी हो जाएगी 2, और 0.6 की पावर 5 - क्लियर। अब देख लेते हैं 5C2, यस, कॉम्बिनेशन वाला है। 5C2 मतलब 5 × 4 डिवाइड में 2 × 1, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 कितना आया 10। अपनों ने चैप्टर नंबर 6 स्टेट में 11th में पढ़ा था। 5C2 की वैल्यू आ गई है 10। अब 0.4 को 2 टाइम लिखेंगे, ये आ गया 0.16। यहाँ पे 0.6 है, उसको यहाँ पे 5 - 2 करेंगे मतलब 3, तो 3 टाइम लिखेंगे, तो ये आता है आपका 0.216। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.216 × 0.16 × 10, दैट्स योर आंसर 0.3456। देन इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जिसमें NP गायब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या किया अपनों ने। तो सर बोले वेरिएंस देके रखा था NPQ और NP देके रखा था। अब NPQ में से NP अगर साइड में कर ले तो खाली Q बचा। NP की वैल्यू मेरे पास क्या थी, बोले 2। अब 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड में ला दिया, तो 5 × 2 = 10, मतलब Q की वैल्यू आ गई 0.6। तब Q 0.6 है तो P कितना आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पे NP देके रखा था 2, वैल्यू पुट करी, 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड किया, डायरेक्ट आ गया तो आपका 5। नेक्स्ट ये अपना फॉर्मूला है, सीधा सीधा इसमें खाली वैल्यू पुट करी है। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50। लिखा है फाइंड कांस्टेंट K। K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले वो देख लेते हैं। 4K 15K 25K 5K + K, और इसके ऑलवेज हमेशा सबका प्लस प्रोबेबिलिटी का क्या होता है 1। 15 4 90 120
25, ये हो जाएगा 50k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू होगी 1/50। सीधा सीधा k की वैल्यू 0.02, खत्म। इन्होंने बोला कांस्टेंट k निकालना है, k की वैल्यू ऐसे निकाल दी। अब सेकंड में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट 1 एंड 2, एक्सीडेंट 1 एंड 2 मतलब एक्सीडेंट 1 मतलब P1 और P2 की वैल्यू निकाली। P1 की वैल्यू क्या है? बोले सर 15k। P2 की वैल्यू बोले सर 25k। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 40k। अब k की वैल्यू क्या है मेरे पास? बोले सर 0.02। 40 मल्टीप्लाई 0.02 करे अपने, सीधा आंसर आ गया आपका 0.8। खत्म। इजीएस्ट सम होता है भाई चैप्टर 2 का, लेकिन ऐसा हो तो थोड़ा सा टफ रहता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। अब ये है आपका चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन से, बराबर, डेरोगेटिव वाला। और जब भी ऐसी कोई पावर देके रखे तो इधर पे रूल अप्लाई होता है चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल, याद रखना। अब चेन रूल के हिसाब से करें तो पहले यहां मैं लिख देता हूं fx 3x + 4 की पावर 7। अब यहां पर इस पूरे को एज्यूम कर लेते हैं u, और यहां पर y अपने क्या लिख सकते हैं? u की पावर 7 आ सकता है, क्योंकि इसको पूरों को u ले लिया तो ये हो गया u की पावर 7। अब इसका डेरोगेटिव निकालो तो बोले सर du/dx 2x, सॉरी यहां पर y लिखेंगे क्योंकि सम किसके अकॉर्डिंग है? y के अकॉर्डिंग है, सॉरी माय मिस्टेक, x के अकॉर्डिंग ही है। अब यहां पर y है तो इसको लिखेंगे dy/du, तो 7 पहले आ जाएगा u, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। और डेरोगेटिव उसके पहले वाले में अपनों ने बताया था सेक्शन सी में भी, यहाँ पे जो भी उसको आगे लिखने का और पावर में से 1 को क्या कर देने का? माइनस कर देने का। अब चेन रूल का फॉर्मूला लिख देता हूँ dy/du मल्टीप्लाई du/dx। dy/du क्या है? बोले सर 7u6 मल्टीप्लाई 2x + 3। अब इसको पूरा सॉल्व करने बैठना ही नहीं है, u की वैल्यू क्या है अपने पास? वो लिख दो सीधा सीधा बस। सर x² + 3x + 4 उसकी पावर 6, दैट्स इट, खत्म। कोई चेंज करने का नहीं, खाली यहां पर ध्यान देना, जो भी वैल्यू देके रखी उसको u मान लेने का और पावर को लिख देने का u की पावर 7 मतलब y। देन ये था आपका पूरा का पूरा सेक्शन डी। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में सेक्शन ई के साथ।